हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 को हिस्ट्री को, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे समकालीन विश्व और भारत। और इसमें आज हम लोग का चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। और इस चैप्टर का टॉपिक है भारत का मुद्रण संचार। तो इससे पहले हम लोग देख रहे थे यूरोप में जब मुद्रण का आविष्कार हुआ तो किस प्रकार से क्रांति आई। तो जब मुद्रण नहीं था यानी प्रिंट, जब प्रिंट नहीं था, प्रिंटिंग का आविष्कार जब नहीं हुआ था, तब सारी पुस्तकें हाथ से ही लिखी जाती थी, आप सबको पता होगा। और उसमें काफ़ी श्रम और समय की ज़रूरत पड़ती थी, काफ़ी समय भी लगता था और ज़्यादा श्रम भी लगता था। तो श्रम तथा समय कम लगे, इसी कारण मुद्रा कला का प्रारंभ हुआ, मतलब आविष्कार हुआ। मुद्रण कला का आविष्कार होने से समय भी कम लगने लगा और श्रम भी कम लगने लगा। तो छपाई का सफ़र का शुरुआत हम लोग पहले वाले वीडियो में देखे हैं, पढ़े हैं कि शुरुआत छपाई का सफ़र का शुरुआत चीन से हुआ। और 650 ईस्वी में सबसे पहले छपाई हुई भगवान बुद्ध की मूर्ति को छापी गई थी। और चीन से ही शुरुआत हुई, चीन में ही छापी गई थी। और इतना ही नहीं, चीन की जो सहस्त्र बुद्ध गुफा जो था, बहुत सारा जो गुफा है बुद्ध गुफा, तो इस गुफाओं से भी हीरक सूत्र नामक मिली पुस्तक को ही संसार की पहली प्रिंटिंग पुस्तक, मुद्रित पुस्तक कहा जाता है। और सबसे पहले टाइप मशीन चीन में केपी सैंग ने बनाई थी, चीनी मिट्टी के बनाई थी इन्होंने। और चीनी मिट्टी के बने होने के कारण टाइप अच्छी नहीं छपाई करती थी। और इसके चलते छपाई नहीं अच्छा होता था, क्लियर नहीं दिखता था। इसलिए सैंग टीन ने फिर सैंग ने टीन का टाइप मशीन बनाए थे। उसके बाद पहले चीनी मिट्टी का टाइप मशीन बनाए थे, उसके बाद टीन का बनाए थे। ये भी गीली स्याही पर अच्छा काम नहीं करता था। टीन का भी जो छपाई का मशीन बनाए थे वो उस पर भी नहीं। फिर वांग चांग ने लकड़ी के टाइप मशीन बनाए थे। ये सब सारे के सारे चीन में ही आविष्कार हुआ था, सारे टाइप मशीन का। और जो लकड़ी के टाइप मशीन थे चीनी भाषा के लिए उपयुक्त थे। लेकिन इसके बावजूद वांगचान को टाइप के आविष्कार का श्रेय नहीं मिला, क्योंकि वांगचान द्वारा बनाए गए टाइप शब्दों के थे और वर्णों के नहीं थे। शब्द उस पर टाइप हो जाते थे लेकिन वर्ण दिया ही नहीं था, वर्ण उसमें थे ही नहीं, तो वर्ण को टाइप करने में दिक्कत होता था। तो अलग अलग वर्ण को टाइप बनाने का श्रेय अंततः जाता है जर्मन के जॉन गुटेनबर्ग को मिला था। और गुटेनबर्ग ने इस टाइप मशीन का आविष्कार किया था। और इसको जब गुटेनबर्ग द्वारा टाइप मशीन का आविष्कार किया गया तो इसे बहुत सारे किताबें को छापी जाने लगी। और यहीं से शुरुआत होता है प्रिंटिंग का। और प्रिंटिंग से पूरे यूरोप में क्रांति सी आ गई। तो उसी प्रकार से भारत में भी प्रिंटिंग जब आया भारत में, तो भारत में भी इसका बहुत ही असर दिखा। तो आइए देखते हैं कि भारत में प्रिंटिंग का क्या असर दिखा, क्या प्रभाव रहा। तो मुद्रण युग से पहले आपको पांडुलिपिया के बारे में आपको पता होगा। मुद्रण जब नहीं थी, प्रिंटिंग नहीं था, तो जो थी पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी हाथ से। तो भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों को पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। जो हाथ से लिखा हुआ जो पांडुलिपिया हुआ करता था, वो समृद्ध पुरानी और समृद्ध परंपरा थी लिखने की। पांडुलिपि ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी इसको। और कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीर भी बनाई जाती थी। फिर उसे उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियाँ की जिल्द, उसको जिल्द पे, जैसे आज भी हम लोग किताब में जिल्द लगाते हैं, ऊपर में कवर करते हैं, उसी तरह से पांडुलिपियों को भी जिल्द, उसको सुरक्षित रखने के लिए उसको जिल्द लगाया जाता था ऊपर से। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियाँ छापी जाती रही। जब 19वीं सदी में प्रिंटिंग आया, छपाई मशीन भारत में पहुंचा, तो यहाँ पर उस समय भी पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। लेकिन पांडुलिपियाँ नाजुक होती थी, काफ़ी महंगी भी होती थी। और एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, और दूसरे की लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं होता था, बहुत मुश्किल हुआ करता था।
इसलिए उसका जो व्यापक प्रयोग था वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला। प्रिंटिंग को आने के बाद धीरे धीरे पांडुलिपियाँ लिखना समाप्त हो गया धीरे धीरे। तो ये पहले का, जब प्रिंटिंग का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय के पांडुलिपियाँ हैं। अमीर लोगों के लिए इस तरह के पांडुलिपियाँ बनाई जाती थी। तो दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था पांडुलिपियाँ का उस समय, जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो धीरे धीरे। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु जो हुआ करते थे उनको अपना याददाश्त से जो उनको याद रहता था किताब को सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। तो इस तरह से कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। तो जब छपाई भारत में आई, प्रिंटिंग जब भारत में आई, तो प्रिंटिंग प्रेस पहल 16वीं शताब्दी में भारत के गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। यहाँ प्रिंटिंग का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। भारत में प्रिंटिंग मशीन का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, क्योंकि पुर्तगालियों ने ही प्रिंटिंग मशीन को भारत में लाया था। गोवा में सबसे पहले इसकी प्रिंटिंग मशीन की मशीन का शुरुआत किया गया था, यहाँ पे खोला गया था। धर्म प्रचारकों के साथ यहाँ पर आया था। तो जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तिकाएं छापी थी। 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छापी जा चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने भी 1579 ईस्वी में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी थी। कोचीन में पहली प्रिंटिंग मशीन को बैठाया गया था यहाँ पे और किताब को छापी गई थी। 1713 ईस्वी में पहली मलयालम किताबें छापने वाले भी वहीं थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिसमें कई पुरानी किताबों का अनुवाद भी था। तो इस प्रकार से भारत, तो आपको हम यहाँ पे बता देते हैं कि भारत में पहला प्रेस 16 दिसंबर भारत में पहला प्रेस 6 दिसंबर 1556 को 1556 ईस्वी में आया। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह प्रेस पुर्तगाल से ओबिसिनिया यानी वर्तमान इथियोपिया के लिए भेजा गया था, किंतु उन दिनों स्वेज नहर नहीं बनी हुई थी। स्वेज नहर नहीं बनी थी उन दिन, और इसलिए भारत होकर ही ओबिसिनिया जाना पड़ता था। लेकिन किन्हीं कारणों से यह प्रेस ओबिसिनिया ना जाकर गोवा में ही रह गया। और 1557 में यही सेंट जेवियर ने यहाँ पर द्रोक्त्रिना किस्ताको नामक पुस्तक को छपाई करवाई और भारत में मुद्रण कला का व्यापक विस्तार बंगाल से हुआ शुरू। 1778 में बंगाल से शुरुआत हुआ। हुगली में बांग्ला भाषा का व्याकरण छपा था सबसे पहले बंगाल में। उसके बाद 1779 में 1779 ईस्वी में देवगिरी लिपि में पहली पुस्तक छपी थी, हिंदुस्तानी भाषा का व्याकरण, और इसे गिलक्राइट ने छपवाया था भारत में। तो अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था, लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। छापे खाने का मशीन पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया और सबसे पहले गोवा में इसकी छपाई शुरू हुई। और उसके बाद जेम्स अगस्टस हिस्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू हुआ। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बंगाल गजट का संपादक कौन थे। तो जेम्स अगस्टस हिस्की थे बंगाल गजट का संपादक, और साप्ताहिक पत्रिका था, और इसकी छपाई की गई थी 1780 में 1780 ईस्वी में। तो ये बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू हुआ, जिसमें खुद को यूं परिभाषित किया, हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था।
हिस्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था, जिसमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तेहार भी शामिल थे। दास प्रथा जो था, दासों को जो बेच दिया जाता था, तो ये विस्की द्वारा जो विज्ञापन छापा जाता था, इसमें विस्की द्वारा जो पत्रिका छापा जाता था, उसमें बहुत सारे विज्ञापन छापता था। इसमें दासों की बिक्री से जो जुड़े हुआ करता था, उससे रिलेटेड। लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने, उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के वारेन हेस्टिंग्स, तो इससे नाराज हो गए वारेन हेस्टिंग्स, और नाराज होकर के हिस्की पर मुकदमा चला दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से इनकी रक्षा कर सके। तो 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छपाने लगे थे, और ऐसे प्रयास में पहला था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे थे गंगाधर भट्टाचार्य। तो गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा प्रकाशित किया गया था बंगाल गजट, और ये बंगाल गजट जो था, इसको सबसे पहले छापा गया था गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा, इसको प्रकाशित किया गया था बंगाल गजट को। तो अब देखते हैं कि धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें, जो हमारा टॉपिक है धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रिंटिंग प्रेस भारत में आया, पहले यूरोप में आया, तो किस प्रकार से क्रांति आई कि सभी लोगों पर इसका असर पड़ा, एक नाटकीय रूप से क्रांति आया, और सभी लोगों में एक नाटकीय रूप से चेंजेज आया। तो उसी प्रकार से भारत में भी जब प्रिंटिंग आया, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन का वहाँ पे छापे खाने की शुरुआत की गई थी, प्रिंटिंग मशीन के गोवा में, और गोवा से ही छापे खाने की शुरुआत हुई भारत में पुर्तगालियों के द्वारा। तो भारत में भी उसी तरह से प्रिंटिंग का जब आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग होना शुरू हुआ, छपाई शुरू हो गई, तो भारत में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, एक क्रांति सी आई। और यहाँ पर जो औपनिवेशिक सरकार के द्वारा जो लोगों पर, भारतीयों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे, प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा औपनिवेशिक सरकार की पोल खुलने लगी और लोगों में राष्ट्र भावना जागने लगा। तो इस प्रकार से देखा गया कि जब भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई, तो भारतीय लोगों पर इसका असर भी बहुत जोर शोर से पड़ा, और धार्मिक सुधार, धर्म पर भी इसका असर पड़ा। तो आइए देखते हैं धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें हमारा टॉपिक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मसलों को लेकर बहस हो रही थी। बाजार गर्म था, अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलावों से जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। तो कुछ तो मौजूद रीति रिवाजों का आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जैसे राजा राम मोहन राय उनमें से एक थे, जो हमारे समाज के बीच जो कुरीतियाँ थी उनमें सुधार लाना चाहते थे। तो जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। तो कुछ तो धर्म सुधारक के तर्कों के खिलाफ खड़े थे, और कुछ जो रीति रिवाज था उसको आलोचना, उस समय के जो रीति रिवाज थे, जो कुरीतियाँ थी, उसकी आलोचना करके सुधार करना चाहते थे। तो ये सारे विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक हो गए। जब छपाई की शुरुआत हुई, प्रिंटिंग का शुरुआत हुआ, तो ये जो सारे वाद विवाद थे, जो रीति रिवाज की आलोचना करने वाले लोग थे और जो धर्म सुधारक के तर्कों को खिलाफ थे, उनकी जब प्रिंटिंग आई तो प्रिंटिंग से सरेआम पब्लिक हुई, और छपी हुई पुस्तिकाओं और अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रसार किया, बल्कि उन्होंने बहस की शक्ल भी तय कर दी। तो इस बहसों में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था, अपने मत जाहिर कर सकता था, और इस तरह के मतांतर से नए विचार उभरे।
तो यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा दाह, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तिकाओं और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया ताकि लोग इसको समझ सके और पढ़ सके। राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी, बहुत ही फेमस किताब है, राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। जो रूढ़िवादी लोग थे, राजा राम मोहन राय के विचारों से टक्कर लेने के लिए उन्होंने चंद्रिका का सहारा लिया। दो फारसी अखबार जामे जहां नामा और शमसुल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए। जाम ए जहां और शमसुल अखबार, ये दोनों 1882 में प्रकाशित हुए। उत्तर भारत में उल्मा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा न दे दे या फिर मुस्लिम कानून न बदल डाले। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार तथा गुटके निकाले। सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांत के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था। अपने अपने संप्रदाय को हर एक चाहता था कि हमारा संप्रदाय बढ़े, तो अपने अपने संप्रदाय को बढ़ाने की तूल लगी हुई थी और दूसरों का असर जो था उसको काटना चाहता था। तो काटने चाहते थे लोग इस तरह का। हिंदुओं के बीच भी छपाई, जिस तरह से मुसलमानों के बीच बहसाबहसी हुआ धर्म को लेकर के, रूढ़िवादी तर्कों के लेकर के, तो उसी प्रकार से हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफ़ी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी किताब जैसे रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में 1810 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण, रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, तुलसीदास के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास। तो तुलसीदास के द्वारा ये रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। 19वीं सदी के मध्य तक इसे सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों से उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छापी। मुद्रित और लाने ले जाने में आसान होने के कारण आस्थावान इन्हें कहीं भी किसी समय पढ़ सकते थे। तो इसे अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोल बाल कर भी पढ़ा जा सकता था। मतलब यह कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर बहस, मुबाहिसे और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति बन गई थी। एक दूसरे के बीच खूब वाद विवाद हुआ, खूब बहसें हुई, लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर ही नहीं पैदा किए, बल्कि इसे समुदायों को अंदर से और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का भी काम किया। सिर्फ वाद विवाद का ही काम नहीं किया। प्रिंटिंग का जब आविष्कार हुआ तो इसे सिर्फ धर्म को लेकर के ही सिर्फ वाद विवाद नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत बड़ा काम किया। और ये बहुत बड़ा काम में से एक काम था ये समुदाय को अंदर से और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का जो काम किया, ये एक बहुत बड़ा काम किया प्रिंटिंग। तो ये बहुत
ही असर दिखा भारत में भी, जिस प्रकार से यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का असर दिखा, उसी तरह से भारत में भी इसका एक क्रांति सी आई और भारत के लोगों पर भी इसका असर देखने को मिला। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाशन के नए रूप। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।